आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्या होता है, इसमें डिटेल्स में जानने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं पहले से 11वीं क्लास में हम वो पढ़ेंगे। 11वीं क्लास में हमने इससे रिलेटेड सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जब कोई अकेला व्यक्ति व्यवसाय कर रहा होता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। वह अकेला व्यक्ति खुद ही कैपिटल लगाता है, खुद ही उस कैपिटल के ऊपर रिस्क लेता है, जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट मिलता है या कभी कभी उसे लॉस भी हो जाता है। इसमें जब वो व्यवसाय कर रहा होता है तो उस व्यवसाय को वो किस तरह से मेंटेन करता है अकाउंटिंग के अंदर, यह सभी चीज़ें हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है। इसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर हमने इन सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमने देखा है कि किस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कि आपने देखा है कि जो भी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर प्लस कर दिया जाता है। अगर लॉस होता है तो उसे भी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। इसी तरह से जो सोल प्रोप्राइटर होता है वह ड्राइंग करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैलेंस शीट जो बनती है उसमें सिर्फ कैपिटल के नाम से ही हेड होता है और उसी में प्रॉफिट या लॉस को प्लस या माइनस किया जाता है या ड्राइंग को माइनस किया जाता है। तो अकेला व्यक्ति जब अपना व्यवसाय को मेंटेन करता है तो अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से मेंटेन की जाती है। लेकिन जब हम आगे की तरफ जब पढ़ते हैं इसमें, तो हम 12th क्लास में आकर के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप जिसे हम साझेदारी फॉर्म भी कहते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर आ जाते हैं इसमें। अब पार्टनर क्यों आते हैं, कैसे आ जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पार्टनरशिप के अंदर हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब पहले से जो एक सोल प्रोप्राइटर अगर होता है उसको जब पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या अपना व्यवसाय को बढ़ाना होता है उसे, तो वो कैपिटल को दूसरे लोगों से भी अरेंज करने की कोशिश करता है। जब कैपिटल को दूसरे लोगों से अरेंज करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले कि उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है और अपने जो प्रॉफिट और पहले से हो रहा होता है उसमें उनको हिस्सा देने की बात कहता है। कोई भी व्यक्ति जब कैपिटल अगर लगाएगा और रिस्क लेगा तो उसे प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब बिजनेस ग्रोथ होता है, अब जब अकेला व्यक्ति उस व्यवसाय को मैनेज नहीं कर पाता है और उसको एडिशनल फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सभी सिचुएशंस में वो अपने लिए पार्टनर्स को ढूंढना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो है पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं किसी व्यवसाय को चलाने के लिए और उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। कोई कहता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, कोई कहता है मुझे कम प्रॉफिट चाहिए, मैंने ज़्यादा कैपिटल लगा रखा है, कोई कहता है कि नहीं भैया मैंने ज़्यादा कैपिटल लगा रखा है, कभी कहता नहीं हम दोनों ने ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा लगा रखे हैं लेकिन दिन भर काम तो मैं ज़्यादा करता हूँ, और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं तुम काम नहीं करते हो। तो इस तरह से बहुत सारे उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो
इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो सर्कमस्टांसेस आते हैं मैं बिटवीन द पार्टनर्स के एग्रीमेंट को लेकर के, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 32। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए इनको सॉल्व करने के लिए कि अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई भी समस्या आती है तो उसको हम इन प्रोविजंस के अनुसार सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन, अगर पार्टनरशिप के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर हम देखते हैं कि जब हम वो एक्ट के अनुसार देखते हैं तो एक्ट हमें बहुत सारे सुविधाएं देती है, जहाँ मतलब जो कंडीशंस भविष्य में होने वाली होती है उन सभी को वो अच्छे से देख रहा होता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें कि आपको पार्टनरशिप हेल्प कर सकता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कैसे कैलकुलेशन होगा, और जो भी उनके शेयर्स होंगे वो किस तरह से बटेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति एडमिशन होगा या कोई व्यक्ति रिटायर करेगा या कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्ट जो है वो डिस्कस करता है। तो इसी हिसाब से जो है हमें भी इन चैप्टर्स में उन चीज़ों को बारी बारी से पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में जान गए, तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप के रूप में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक जब कोई व्यक्ति मिल करके कोई व्यवसाय करते हैं और उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और इसमें सेक्शन 4 जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो डिफाइन क्या करता है, डिफाइन क्या करता है कि अगर हम देखें तो वह ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करने के लिए आपस में इकट्ठा होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग ही काम करें, उन सभी लोगों के बदले में कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यह जो व्यवसाय है वो या तो सभी व्यक्ति मिल करके आपसे सहयोग से चलाएं, ये नेचर है इसका, या उनमें से कोई एक व्यक्ति सबको रिप्रेजेंट करे और उस व्यवसाय को आगे की तरफ चलाए। और सबका उद्देश्य क्या होता है, इन सब का उद्देश्य होता है बिजनेस करना और प्रॉफिट का जो शेयर है वो आपस में बांटना। और ये सभी जो आपस में इकट्ठा होते हैं उन सब का काम क्या होता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, तभी वे लोग आपस में इकट्ठा हो पाते हैं। अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर वो आपस में इकट्ठा भी नहीं हो पाएंगे। तो जो भी पर्सन्स व्यवसाय में इंटर करते हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं, और इन सब को मिला करके उन्हें हम फर्म कहते हैं। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। यानी कि अगर किसी फर्म का बिजनेस जिस नाम से चलाया जाता है वो फर्म का बिजनेस का नाम रख दिया जाता है कि ये बिजनेस का नाम है। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी apart from the partners constituting it. Thus the essential features of partnerships are। तो पार्टनरशिप का जो फीचर्स है वो इस प्रकार है कि इसमें दो या दो से अधिक पर्सन्स होते हैं,
देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन, क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति कोई व्यवसाय चला रहा है तो वो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता, तो 100 पार्टनरशिप हो जाएगा। तो इसलिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलेंगे तभी पार्टनरशिप होगा, और उनका कॉमन गोल होना चाहिए, यानी कि दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि उस व्यवसाय को करना और उस व्यवसाय के अंदर अपना दोनों का मिल करके आगे की तरफ बढ़ाना। और जबकि इसके जो लिमिटेशन है, यानी कि मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, और जब मैक्सिमम लिमिटेशन की बात आती है तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब व्यवसाय के लिए अगर डिसाइड करना होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स को डिसाइड कर सकती है कि कितना होना चाहिए, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज के समय में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है किसी फर्म के लिए मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो वो 50 है। तो ये हमें कौन सा सेक्शन हमें अलाउ करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए? 464 जो सेक्शन है वो कंपनीज एक्ट 2013 का यह परमिशन देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है, और आज के टाइम में हमारे 50 है मैक्सिमम, और कितने हो जाना चाहिए थे? 100 तक ये हो सकता है। अब आता है दूसरा पॉइंट। तो हमने पहला पॉइंट हमने देख लिया कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा कि 2 और मोर पर्सन्स। अब हमारे दूसरे पॉइंट्स पे, जिसके अंदर हम देख रहे हैं एग्रीमेंट को लेकर के कि एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर persons to do business and share its profit and loss. The agreement becomes the basis of relationship between the partners. It is not necessary that such agreement is in written form or can be oral. यानी इसका कहना का मतलब ये कि जो भी पार्टनरशिप होता है वह 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम दोनों मिल करके कोई व्यवसाय करेंगे भविष्य में, वह एग्रीमेंट के बेस पे ही व्यवसाय शुरू होता है। वे लोग आपस में प्रॉफिट का भी एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम कितना प्रॉफिट लेंगे एक दूसरे से, और इस तरह से जो है वह एग्रीमेंट जो होता है वह रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, और दोनों ही वैलिड है। ऐसा नहीं है कि जो रिटन होगा वही वैलिड होगा, ओरल वैलिड नहीं होगा, दोनों ही वैलिड है। लेकिन किसी आपस में झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए यह प्रीफर किया जाता है कि रिटन में ही एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर रिटन में एग्रीमेंट होगा तो जो भी कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा। जो अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो क्योंकि दिखा सकते हैं कोर्ट में जाकर के हमारे दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, और डिस्प्यूट के कंडीशन में कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई हमने तो ये कहा ही नहीं था। ओरल का तो कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन रिटन का प्रूफ होता है। इसलिए एग्रीमेंट को कहा गया है पार्टनरशिप के अंदर कि रिटन रखने पे उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर ओरल भी है तो भी वैलिड है, और रिटन तो वैलिड है ही, क्योंकि गवर्नमेंट उसको जो है प्रोटेक्ट करती है, जो है उसमें कोर्ट भी प्रोटेक्ट करती है उसको, हर कंडीशन में उसे प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों पार्टनर्स को इसके बेनिफिट है कि भाई दोनों अपनी बातों को उस रिटन एग्रीमेंट के अनुसार अच्छे से रख पाते हैं, फ्यूचर में जाकर कोई डिस्प्यूट नहीं होती है उनके बीच में। तो रिटन एग्रीमेंट के लिए प्रीफर किया गया है। बिजनेस भी होना करना चाहिए उनका, यानी कि जो भी पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कोई व्यवसाय करना हो चाहिए, क्योंकि व्यवसाय करने का मतलब ही यही है कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए व्यवसाय करेंगे। अब ये नहीं है कि आपने जो है 2 लोग मिल गए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हो गया और वो व्यवसाय नहीं करके कोई चोरी करने जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? फिर वो जो है वैलिड बिजनेस नहीं है चोरी करना, गवर्नमेंट की नज़र में भी, और लॉ में भी ये नहीं कहता है
कि आप जो वो एक प्रकार का पार्टनरशिप उसे माना ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, दो लोग मिल गए हैं, दोनों मिलकर प्रॉपर्टी खरीद लिए, परचेज कर लिए पार्टनरशिप में, तो वो भी एक प्रकार का पार्टनरशिप नहीं हुआ। जब पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि जब वो व्यवसाय करने के लिए दो लोग मिल जाते हैं, तब जा कर के और बिजनेस करते हैं, उसी अगर वही प्रॉपर्टी को खरीद बिक्री के लिए बिजनेस कर लेते हैं तो वैलिड माना जाएगा, प्रॉफिट के उद्देश्य से करते हैं तो। लेकिन खरीद करके छोड़ देते हैं दो लोग मिल करके तो पार्टनरशिप नहीं हुआ। तो पार्टनरशिप कब कहलाएगा, पार्टनर कब कहलाएंगे, जब व्यवसाय करेंगे। उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि जब कोई भी व्यवसाय होगा, पार्टनर्स कंसर्न होंगे, तो या तो सभी पार्टनर्स मिल करके काम करेंगे या कोई एक व्यक्ति उनके बिहाफ पे काम करेगा। जो काम करेगा आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे कि जो काम करेगा उसे सैलरी मिलेगी, जो काम नहीं करेगा उसे सैलरी नहीं मिलेगी। तो पार्टनरशिप के अंदर जो है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ही उसमें इन्वॉल्व हों, सारे पार्टनर काम। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं और घर बैठे रहते हैं, वो भी एक पार्टनर ही है। अगर वो काम नहीं कर रहा है सुबह शाम तक उस व्यवसाय के अंदर, लेकिन उसने पैसा दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, तो वो पार्टनर है, लेकिन वह एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो पैसिव पार्टनर है। वो सिर्फ पैसा दे करके घर बैठा हुआ है, प्रॉफिट लेगा उसमें से, लेकिन प्रॉफिट का पार्ट लेगा। लेकिन जो व्यक्ति सुबह शाम तक व्यवसाय को चला रहा है वो भी एक पार्टनर है, उनके बिहाफ पे चला रहा है। जो पार्टनर उसमें रोज आकर काम नहीं करते हैं, तो जो पार्टनर काम कर रहा होता है वो अलग से सैलरी के लिए भी डिमांड कर सकता है कि भाई सुबह शाम तो मैं काम करता हूँ, तुम लोग काम नहीं करते हो, तो सैलरी तो मुझे मिलनी चाहिए, और तुम लोगों को काम नहीं करते, तुम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। तो उसी फॉर्म में से अलग से सैलरी भी वो लेता है और प्रॉफिट भी लेता है, दोनों लेता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप प्रॉफिट का हिस्सेदार होता है, सैलरी का नहीं होता है। तो जो पार्टनर काम करेगा वो सैलरी मिलेगा। अगर सारे पार्टनर काम करेंगे तो सारे आपस में मिल करके कुछ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि सारे लोग प्रॉफिट भी लेंगे और सैलरी भी ले सकते हैं। तो उनका व्यवसाय है, वो जैसे मर्जी वैसे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी हमने देख लिया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो रिलेशनशिप कायम ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है ना, क्योंकि एक दूसरे विश्वास नहीं होगा फिर। अब पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अनदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है वो क्या है। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो इस नेचर के अंदर जो है पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयर भी होता है। तो प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स क्या करते हैं, जब आपस में इकट्ठा होते हैं और म्यूचुअली एग्रीड हो जाते हैं, तो वो लोग जो भी व्यवसाय कर रहे होते हैं उसके प्रॉफिट्स को आपस में बांटते हैं। तो अगर रिस्क लेते हैं, पैसा कैपिटल लगाते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो वह बिजनेस में, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस होता है तो उन्हें उसे भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी ये बात कही गई है कि पार्टनर आपस में जो भी प्रॉफिट का शेयर वो रखना चाहते हैं वो रिटर्न में रख सकते हैं, जिस रेशियो में रखना चाहते हैं उस रेशियो में आपस में रख सकते हैं, और ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है यह रेशियो। और अगर लॉस होता है तो उसी रेशियो में वो लोग उसे बांटते भी हैं। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल के लिए अपना व्यवसाय कर रहा है तो उसमें तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो इस तरह से उसे हम पार्टनरशिप ट्रीट नहीं करेंगे। अब आता है छठा पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स।
ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइनिंग विद ऑल द अदर पार्टनर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यवसाय कर रहे होते हैं पार्टनर्स, उस व्यवसाय से संबंधित जो भी लायबिलिटीज होती है उस सभी पार्टनर्स उसके बराबर के हिस्सेदार होते हैं। उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। कभी भी अगर जो भी अनसर्कमस्टांसेस जो उनके कंट्रोल में नहीं होता है और वे लोग व्यवसाय कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटीज आ जाती है तो उन्हें अपने प्राइवेट एसेट्स से भी उसे पूरा करना होता है। व्यवसाय के बंद होने की कंडीशन में भी अगर कोई लायबिलिटीज रह जाती है तो उन्हें अपने प्राइवेट एसेट से भी उसे पूरा करना होता है। इसीलिए इसे पार्टनर्स की लायबिलिटीज को अनलिमिटेड माना गया है। तो जो व्यवसाय होता है उसमें सभी पार्टनर्स बराबर के हिस्सेदार होते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस और चाहे कोई भी लायबिलिटीज होती है उसमें भी। तो इस तरह से हमने ये जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखा, पहला पॉइंट जिसमें कि 2 और मोर पर्सन्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, दूसरा इसमें एग्रीमेंट होता है, तीसरा इसमें बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होता है और लीगल, वो जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, चौथा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं वे लोग आपस में, पांचवा शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, छठा इनकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इस तरह का ये नेचर है पार्टनरशिप का। अब आता है अगला पॉइंट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड हमेशा एग्ज़ाम्स में कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसे हिंदी में हम साझेदारी संलेख भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जो पार्टनर्स आपस में जो भी एग्रीमेंट करते हैं और उसे वो रिटन में लिख देते हैं कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, तो इसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं उस रिटन डॉक्यूमेंट को। कभी कभी पार्टनरशिप डीड जो होता है वह ओरल भी हो सकता है और आपस में जो भी ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंड करते हैं, वो सभी आपस में जो करते हैं उसे वो लोग या तो रिटन रख सकते हैं या ओरल में भी रख सकते हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट या एक्ट कहती है कि रिटन वाले को मोर प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर किसी कंडीशन में डिस्प्यूट होता है तो रिटन जो होता है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन जो ओरल होता है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। तो इसलिए जब व्यवसाय होता है और पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं और व्यवसाय को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो उसको लेकर के वो एक एग्रीमेंट करते हैं और वो जो एग्रीमेंट करते हैं वो ओरल पहले रहता है, बाद में उसे वो रिटन में लिख लेते हैं। रिटन में लिख लेते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर वो ओरल रखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो जब वो रिटन में रखते हैं तो उसके में सारे कंटेंट्स वे लोग लिखते हैं, जो उसके क्लाउज होते हैं, जो उसके वो प्रोविजंस होते हैं, वो सारे बातें उसके अंदर लिखते हैं। उसके जो कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड के, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड में यूजुअली जो कंटेंट्स होते हैं वो पेपर में भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इस रिलेटेड। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, क्या क्या होगा इनका,
इस व्यवसाय का एड्रेस क्या होगा, कहाँ पे व्यवसाय होंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कितने अमाउंट का कैपिटल इस पार्टनर के द्वारा लगाया जाएगा, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म क्या होगा, कब से ये व्यवसाय शुरू होगी, कमिंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप का डेट क्या होगा, है ना, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन या ड्राइंग्स, अगर कोई ड्राइंग करता है तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर्म को, अगर कोई कैपिटल लगाता है तो उसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बातें भी उसमें लिखी होती हैं। मोड ऑफ ऑथर से अपॉइंटमेंट, ऑडिटर से अपॉइंटमेंट, सैलरी, कमीशन, इफ़ पेबल टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी का, कोई पार्टनर मान लो एक्टिव है तो सैलरी लेगा, तो सैलरी कितना होगा उसका, कमीशन अगर कोई किसी को देना होगा तो कितना परसेंट कमीशन होगा, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। इसमें राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ इस पार्टनर्स के मेंशन होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अगर होगा आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी तो उसको कौन सा पार्टनर या सभी पार्टनर मिलकर दे, पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी बातें इसमें लिखी होती है। लॉस के कंडीशन में किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे इसके बारे में लिखा होता है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर अगर डेथ हो जाती है तो उसको पैसा किस तरह से हम देंगे, क्या वो उसका घर वाले, परिवार वाले उसके पार्टनरशिप में हिस्सेदार रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस तरह की सारी बातें हम फ्यूचर में जो भी होने वाली होती हैं उसके बारे में पहले डिसाइड कर लेते हैं। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर ऑल मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमॉन्ग देमसेल्फ। However, if there is no express agreement on the certain matter, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप डीड में अगर रिटन है हमारे पास तो हमें इन सभी बातों को उसके अंदर लिखना होता है, और जो बातें हम नहीं लिखे होते हैं पार्टनरशिप डीड में, या आज पार्टनरशिप डीड हमारे पास रिटन में नहीं है तो हमें हमें उसके लिए ओरल होता है पार्टनरशिप डीड। और ओरल से पार्टनरशिप डीड का मतलब हुआ कि हम उसको कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमने जो है ये आपस के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखा हुआ था। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल्स क्या कहता है कि अगर जब पार्टनरशिप डीड का एब्सेंट होता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है क्लियर कट बात लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा किसी फर्म के पास रिटेन में तो अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो किस तरह से लिया जाएगा। तो सबसे पहले उसमें कहा गया है कि किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। अगर दो पार्टनर आपस में कहते हैं कि भाई हमें जो है 5% का झगड़ा होता है दो पार्टनर्स के बीच में कि भाई हमें कैपिटल हमने ज़्यादा लगाया है और दूसरा पार्टनर जो है वो कम लगाया है, जो ज़्यादा लगाया है उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो कम लगाया है उसे कम इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे। तो इस कंडीशन में अगर उन दोनों ने पहले से पार्टनरशिप डीड में ये बातें नहीं लिखी हुई है कि भाई किसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए उन्हें कैपिटल पे, तो इस कंडीशन में किसी पार्टनर को उनके कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो पहला चीज़ हम क्लियर कर लिए कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो अब कोर्ट में जाएंगे या दोनों क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन कि भाई एक पार्टनर जो है वो 50,000 का कैपिटल लगा रहा है, दूसरा पार्टनर 40,000 कैपिटल लगा रहा है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है आपस में इंटरेस्ट, कैपिटल पर इंटरेस्ट को लेकर के, है ना। ए पार्टनर कहता है कि मुझे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, बी पार्टनर कहता है मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो किसी की बात को सही नहीं माना जाएगा और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेम कंडीशन इसमें ड्राइंग के साथ भी है। अगर कोई पार्टनर जो है अगर फर्म से पैसा ड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल खर्च के लिए तो उसको अगर उन्होंने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया है कि इस पे चार्ज किया जाएगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट, तो अगर एब्सेंट है पार्टनरशिप डीड
तो उन्हें भी उसको ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है फर्म को, उसमें रिलैक्स मिलेगा। तीसरी बात पर जब हम आते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के रूप में क्या होगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो दोनों पार्टनर, दो या दो से अधिक जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप के अंदर, उन सभी को इक्वली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। चाहे कोई पार्टनर कितना भी ज़्यादा कैपिटल लगाए और कोई पार्टनर कितना भी कम कैपिटल लगाए, लेकिन दोनों को इक्वली प्रॉफिट दिया जाएगा। एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये कहता है 1932 एक्ट, जिसमें कि कहा गया है साफ साफ कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, रिटेन में नहीं है, तो अगर मैटर कोर्ट में जाता है इससे रिलेटेड, तो कोर्ट क्या फ़ैसला देती है? कोर्ट ये फैसला देती है कि जो भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर उन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चाहे वो कैपिटल कितना भी लेकर आए व्यवसाय के अंदर और आपस में कितना भी झगड़ा करेंगे, उस झगड़े का निपटारा इक्वली करके ही किया जाएगा। अब आता है कि क्या पार्टनर सैलरी लेंगे? नहीं, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो चाहे पैसिव पार्टनर हो, किसी को भी कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसे भी सैलरी नहीं मिलेगा, जो पार्टनर काम नहीं कर रहा है उसे भी सैलरी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर डीड को रिटेन में नहीं रखा है और उन्होंने बताया भी नहीं है कि कोई पार्टनर सैलरी लेगा तो कितना लेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि अगर कोई लोन होता है तो उस पर कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हाँ, अगर कोई लोन है तो उस पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। यह इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में यह क्लाउज दिया हुआ है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उसके ऊपर उसे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीज़ें जो है वह फॉलो किए जाएंगे। तो इस तरह से जो 5 पॉइंट्स जो है वह सभी को फॉलो करने होते हैं पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। तो इस तरह से हमने जो है वह आज हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने ये सारी बातें पॉइंट्स को पढ़ी है। तो आज का टॉपिक जो है हमने जो है देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का नेचर क्या है और क्या क्या बातें होती है पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें होती हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होता है। ये सही बातों पे आज हमने डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हम जो है इसके अगले पार्ट में आगे की बातों के बारे में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप में और क्या क्या बातें आती हैं। धन्यवाद।